महसूस करें। रूल नंबर 9। क्या आपने कभी किसी ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी को देखा है जिसके ऊपर आखिरी गेंद में अपनी टीम को जिताने का दबाव होता है? आप क्या सोचते हैं कि वो खिलाड़ी उस क्षण क्या सोचता होगा? उस वक्त उस खिलाड़ी का दिमाग अपनी अधिकतम क्षमता के स्तर पर होता है। वो खिलाड़ी उस वक्त अपने आसपास चल रही हर छोटी से छोटी चीज के बारे में भी जानकारी रखता है। उसके कानों के पास से जा रही हवा की गति, सामने वाले गेंदबाज के चेहरे के हाव भाव, चाल, गति, इन सब पर उस बल्लेबाज की नजर होती है। ये परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं कि उस खिलाड़ी के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें महसूस करना बेहद जरूरी हो जाता है। लेखिका का एक और दोस्त है रिचर्ड, जो लंबी मैराथन में हिस्सा लिया करता है। न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण मैराथन के लिए रिचर्ड काफी समय से अभ्यास कर रहा था, मगर उस मैराथन के कुछ हफ्तों पहले ही एक चोट के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए आराम करने को कहा और किसी भी प्रकार की हलचल करने से सख्त मना कर दिया। इसी कारण रिचर्ड मैराथन के 2 दिन पहले तक बिल्कुल भी चल नहीं पाए और इसीलिए वो मैराथन के लिए अपना अभ्यास पूरा नहीं कर पाए। उनके सभी दोस्तों ने, जिनमें खुद लेखिका भी शामिल थी, उन्हें मैराथन में हिस्सा ना लेने की सलाह दी, मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने यह तय कर लिया था कि उन्हें इस मैराथन में हिस्सा लेना ही है। जब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि उन्होंने तो मैराथन की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तब जवाब में रिचर्ड ने कहा कि वो जब अस्पताल में भर्ती थे तो सिर्फ उनका शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उनका दिमाग तब भी मैराथन की तैयारी कर रहा था। इसी कारण वो इस मैराथन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई, मगर जब मैराथन शुरू हुई तब रिचर्ड ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पिछली सभी मैराथन से भी बेहतर प्रदर्शन करके इस मैराथन को पूरा किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने ये कार्य कैसे किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि जब से उन्हें चोट लगी थी तभी से उन्होंने अपने दिमाग को इस मैराथन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी बात से आती है हमारी अगली सलाह, और वो ये है कि किसी भी काम को करने से पहले आप उसे अपने दिमाग में अच्छे से सोचकर रख लें। आप उस कार्य को किस तरह से करने वाले हैं, इस चीज को आप बार बार अपने दिमाग में सोचें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपका दिमाग उस कार्य को करने का आदी हो जाएगा। आप हमेशा ये सोचें कि आप लोगों से बात करने में बेहद सहज हैं। आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ चलते हैं और आप लोगों को बेहद ध्यान से देखते हैं। जब आप लगातार ये चीजें अपने दिमाग में सोचेंगे, तब आपका दिमाग थोड़े ही समय में इस चीज को अपना लेगा और फिर आपका शरीर भी इसके अनुसार ही कार्य करने लगेगा। हाय के बाद क्या कहें। रूल नंबर 10। जिस प्रकार आपकी पहली झलक सामने वाले व्यक्ति की आंखों को प्रभावित करनी चाहिए, उसी प्रकार आपके पहले शब्द भी सामने वाले व्यक्ति के कानों को प्रभावित करने चाहिए। आपके पहले शब्द ही ये तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना और क्या बात करेगा। आपके यही शब्द ये भी तय करते हैं कि आप उन्हें अंदर ही अंदर क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की कम समय की बातों को स्मॉल टॉक कहते हैं। स्मॉल टॉक सुनते ही ये पता चल जाता है कि इसमें बात केवल एक छोटे क्षण के लिए होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कम समय की बातचीत आपके बारे में काफी कुछ बता देती है। इससे पहले कि हम बताएं कि खुद को स्मॉल टॉक में बेहतर कैसे बनाएं, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस दुनिया के बुद्धिमान व्यक्तियों को हमेशा से ही स्मॉल टॉक से नफरत रही है। जब लेखिका ने फोर्ब्स के टॉप व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उनमें से लगभग सभी लोगों को लंबी और गहरी बातें करना पसंद है। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें लोगों के साथ स्मॉल टॉक करना पसंद था। मगर हम आपको बता दें कि स्मॉल टॉक का अर्थ वास्तव में ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए बात करें और फिर उसे भूल जाएं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम किसी व्यक्ति से शुरुआती समय में बात करके उससे आगे की बातचीत जारी रख सकें। लेखिका जब अपनी किशोरावस्था में थी, तब अपने कॉलेज के एक बड़े उत्सव में डांस के लिए उन्हें एक पुरुष साथी चाहिए था। वहीं उनके साथ की सभी लड़कियां एक एक लड़के को डांस के लिए चुन चुकी थी, लेकिन लेखिका की हिचकिचाहट के कारण वो डांस के लिए किसी से भी अपना साथी बनने के लिए नहीं पूछ पाई। धीरे धीरे समारोह का दिन नजदीक आने लगा, लेकिन लेखिका के साथ डांस करने वाला लड़का कोई नहीं था। आखिरकार उन्होंने समारोह से केवल 3 दिन पहले एक लड़के को फोन किया, जिससे वो 1 साल पहले एक कैंप के दौरान मिली थी।
फोन करने से पहले ही लेखिका ने अपने दिमाग में सोच कर रखा था कि उन्हें उस लड़के को डांस के लिए कैसे पूछना है। लड़के के फोन उठाते ही लेखिका ने कहा, हेलो, मेरा नाम लील है और हम पिछली गर्मियों में कैंप के दौरान मिले थे। स्कूल में हो रहे समारोह के लिए क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? इसके जवाब में उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से कहा, क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी, और सच कहूं तो मैं भी उस समारोह के लिए किसी डांस पार्टनर की तलाश में था। उस लड़के ने आगे कहा कि वो लेखिका को शाम को होने वाले समारोह के लिए उनके घर लेने आएगा। इसके बाद उस लड़के ने अपना नाम डॉनी बताया। डॉनी के साथ लेखिका की मुलाकात काफी अच्छी रही। डॉनी एक बेहद समझदार लड़का निकला, जिसने लेखिका की छोटी छोटी बातों के बारे में पूरा ख्याल रखा। डॉनी दरअसल स्मॉल टॉक करने में काफी माहिर था। वो अपनी स्मॉल टॉक की तकनीकों से सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ लंबा समय बिताने के लिए मजबूर कर देता था। अब तक हम आपको 9 जरूरी तकनीकें बता चुके हैं जिनसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आगे की तकनीकें, और हमारी अगली तकनीक है कि कैसे आप भी स्मॉल टॉक की इन्हीं तकनीकों को सीखकर सामने वाले व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्मॉल टॉक का मकसद क्या है। दरअसल स्मॉल टॉक के पीछे का कारण ये है कि इससे सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति एक सुरक्षित माहौल पैदा करने में सहायता होती है, जिससे वो व्यक्ति सहज भी महसूस करता है। जब आपके मुंह से पहले शब्द ही ऐसे निकलते हैं कि आपको सुनने वाला खुश हो जाए, तब इस बात के पूरे आसार होते हैं कि वो आपसे आगे भी बात करना चाहेगा। हमारी 10वीं तकनीक भी यही है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बात करने से पहले एक बार सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में एक सामान्य सा अंदाजा लगा लें। ऐसा करके आप अपनी स्मॉल टॉक की शुरुआत किसी ऐसे विषय से कर सकते हैं जिसमें वो काफी रुचि दिखाए। एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक कैसे बने। रूल नंबर 11। एक बार लेखिका एक कॉमेडियन के शो में गई। वहां उन्होंने देखा कि वो कॉमेडियन बेहद उत्साह के साथ अपने दर्शकों से घुल मिल रहा था और लोग भी उसे काफी पसंद कर रहे थे। लेखिका ने जब उसकी स्क्रिप्ट देखी तो ये पाया कि उसकी स्क्रिप्ट काफी औसत थी। यहीं से लेखिका को ये समझ आया कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर यह सवाल आता है कि जब भी हम किसी से मिलें तो उससे ऐसी क्या बात करें कि वो हमसे मिलकर खुश हो जाए। इस सवाल का जवाब हम आपको एक उदाहरण के जरिए देंगे। एक बार एक जापानी युवक था जिसका नाम था हयाकावा। हयाकावा एक अमेरिकी रेलवे स्टेशन पर बैठा था। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के समय की है, जब जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया था। हयाकावा जिस प्लेटफॉर्म पर था उसी प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी दंपत्ति अपने बच्चों के साथ थे। वो दंपत्ति और उनके बच्चे हयाकावा को जापानी होने के कारण संदेहास्पद नजरों से देख रहे थे। हयाकावा ये देखकर थोड़ा असहज तो हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इन लोगों से बात करके रहेगा। हयाकावा उस दंपत्ति के पास गया और बोला, इस ठंड में बच्चों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता होगा ना। इसके जवाब में उन बच्चों के पिता ने केवल हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। हयाकावा ने उनसे आगे पूछा कि आपके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से थोड़े बड़े और मजबूत नजर आ रहे हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराने लगा। हयाकावा ने थोड़ी देर और इस प्रकार की बातें जारी रखी। थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, तब उस अमेरिकी व्यक्ति ने हयाकावा से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जापानी सेना अमेरिका को युद्ध में हरा देगी? जवाब में हयाकावा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि जापानी सेना बिना किसी संसाधन के कैसे एक ताकतवर औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका को हरा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस समय तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति जापान में मौजूद नहीं है। इसके जवाब में हयाकावा ने कहा कि मेरे माता पिता अभी भी जापान में ही हैं और मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती। अमेरिकी दंपत्ति को हयाकावा की ये बात सुनकर उसके मन में दया का भाव जाग उठा और थोड़ी देर बाद उन्होंने हयाकावा को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। तो देखा आपने कैसे हयाकावा ने उन लोगों को प्रभावित किया जो कुछ समय पहले तक उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे। अगर हयाकावा अपनी बात को किसी और तरीके से कहता तो संभव था कि वो दंपत्ति उसके साथ बहस करने लगते। इसी घटना से मिलती है हमें हमारी 11वीं तकनीक, जो ये कहती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करें तो हमें पूरे उल्लास के साथ बात करनी चाहिए। इसके अलावा
हमें इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि 80% से भी अधिक बार फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप बात